नमस्कार। अनुभव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज का विषय है पुस्तक और पुस्तकालय। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो अनुभवी वक्ता, जो अनुभवी विशेषज्ञ मौजूद हैं, मैं आपसे उनका परिचय कराता हूं। मेरे सामने बैठे हैं देवेश जोशी। आप शिक्षक हैं और शिक्षाविद हैं और शिक्षा से जुड़े विषयों पर आपकी गहरी नज़र बनी रहती है। और आप हैं श्री रमाकांत बेंजवाल जी। आप पुस्तकालयाध्यक्ष रहे हैं और लेखक हैं और आपकी इतिहास और इतिहास विषयक बहुत सारी किताबें छप चुकी हैं। और मेरे साथ हैं गणेश चंद्र उनियाल जी। आप समाज सेवी हैं और पुस्तक संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत सारा काम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल श्री देवेश जोशी जी से होगा। तो जोशी जी, मौजूदा दौर में जो पढ़ने की संस्कृति है युवाओं में और अन्य पाठकों में, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या चल रहा है पाठकों के बीच इस समय? धन्यवाद भट्ट जी। निश्चित रूप से पुस्तक और लिपि का आविष्कार मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा है। और महापुरुषों के जीवनियों को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उनके जीवन में पुस्तकों ने ही निर्णायक भूमिका निभाई है। इस तथ्य से नई पीढ़ी का भी परिचय है और नई पीढ़ी के बच्चे जो हैं वो पुस्तकों से पठन पाठन उनकी दिनचर्या में शामिल तो है, लेकिन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स जो आ गए हैं उन्होंने थोड़ा सा इस प्रवृत्ति को बाधित किया है। और शॉर्टकट जिसे हम कहते हैं, वो शॉर्टकट की तरफ और सुविधाजनक माध्यम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल मीडियम्स जो हैं उनकी तरफ उनका आकर्षण अधिक देखा गया। फिर भी बहुत सारे जो युवा वर्ग जो जिन्हें ज्ञान में गहरी रुचि है, जिन्हें ज्ञान की गहराई में उतरना होता है, वो पुस्तकों को महत्व को समझते हैं। अच्छी पुस्तकों के लिए वो डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल भी इस रूप में कर रहे हैं कि अच्छी पुस्तकों की प्रेरणा और सुझाव अनुभवी लोगों से लेते हैं और उन पुस्तकों को पढ़ करके अपनी जीवन की दिशा तय करते हैं। तो पुस्तकों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है पुस्तकालय। तो अब हम चलते हैं बेंजवाल सर के पास। तो सर, हमें ये बताइए कि मौजूदा दौर में पुस्तकालयों की क्या स्थिति है और पुस्तकालय में जाने वाले पाठकों की क्या स्थिति है और पुस्तकालयों को किस रूप में मौजूदा दौर में होना चाहिए? धन्यवाद भट्ट जी। अभी जोशी जी ने कहा कि ज्ञानात ऋतेन मुक्ति, माने ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति किससे? अज्ञान से मुक्ति। तो अज्ञान से मुक्ति के लिए पुस्तक एक माध्यम होता है और उन पुस्तकों को एक जगह संग्रह करके एक जो अपने पाठकों को परोसते हैं, उसमें पुस्तकालय होते हैं। तो लगभग पूरे देश में, विश्व में हमारे पुस्तकालय हैं और इन्हीं पुस्तकालयों से पढ़ के हमारे जो ज्ञान, जो संरक्षित ज्ञान है, वो दूसरी पीढ़ी को पहुंचता है। तो जहाँ तक हम विशेषकर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में 3 प्रकार के पुस्तकालय हैं अलग अलग। एक तो है कि सार्वजनिक पुस्तकालय जो कि जिलों में हैं और जिला पुस्तकालय और शाखा पुस्तकालय, और एक होते हैं कॉलेज के पुस्तकालय जो हमारे पीजी कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं या जूनियर हाई स्कूल हैं, उनके पुस्तकालय जो शिक्षक हैं उनके वो पुस्तकालय सिर्फ वही पढ़ते हैं, वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ के अध्यापक पढ़ते हैं। और तीसरे हैं जो कि सार्वजनिक भी हैं और एक संस्था के होते हैं, स्वैच्छिक संस्थाओं के पुस्तकालय, वो भी चलते हैं। अब बात दूसरी आई कि पढ़ने का क्या है, इनमें पढ़ने की रुचि का। तो ये निश्चित है कि पढ़ने की रुचि पहले की अपेक्षा कम हुई है। उसका कारण है आज हमारे पास इंटरनेट आ गया है, मोबाइल इंटरनेट पे है, तो लोग अखबार भी आज उसमें पढ़ते हैं, मैगजीन भी उसमें पढ़ रहे हैं। पाठकों में कमी नहीं आई, परंतु उनको जो पढ़ना है वो पढ़ने का ढंग बदल गया है, उपलब्धता। तो जैसे हमारे आज किताबें भी ऑडियो बुक्स आ गई हैं, हमारे वीडियो विजुअल आ गई हैं ना, कई प्रकार की पुस्तकें जो डिजिटल हैं वो आ गई हैं, वो पुस्तकें आ गई हैं। तो हमको एक है कि जो हमारे पुस्तकालय हैं उनको अपग्रेड करना पड़ेगा और तभी जाके जब हम पाठकों तक वो पुस्तकें या जो पाठ्य सामग्री है वो पहुंचा सकते हैं। तो एक नया कंसेप्ट ये भी देखने में आ रहा है सर कि ई लाइब्रेरीज, ई बुक, तो इसके बारे में। हाँ, ई लाइब्रेरी का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो बुक्स हैं
ई का मतलब ही होता है। तो जो जैसे हमारे वो है PDF बना के हमारी पुस्तकें होती हैं, एक तो हो गया आपने उस पे पढ़ दिया, अपने लैपटॉप पे पढ़ गया या डेस्कटॉप पे उस पे पढ़ दिया, या मोबाइल पे जूम करके पढ़ लेते हैं वो पुस्तकें या मैगजीन या अखबार। एक ये है उसका। दूसरा जो है ऑडियो, मैंने जो अभी बात की थी, ऑडियो बुक होती हैं जो आप कान पे लगा देंगे और लेटे हुए हैं और पूरी बुक आपको सुनाई दे रही है, फिर आप भूल गए, आप कहीं डगमगा गए तो आप रिवर्स कर देंगे, फिर से वो सुन सकते हैं। एक होती है कि समझा रहा है, एक वीडियो भी होता है, ऑडियो भी होता है, वो वाचन कर रहा है उस पुस्तक का, वो उस प्रकार की पुस्तकें भी होती हैं। तो अब तो नए नए ढंग आ गए हैं, टेक्निक आ गई है। कुकू FM जैसे जो चैनल हैं, प्राइवेट चैनल, वो इसके लिए वो ऑडियो में बुक्स को उपलब्ध करा रहे हैं बड़ी संख्या में। तो अब इन्हीं से जुड़ा हुआ एक अन्य सवाल है सर, पुस्तक की बात हमने की, पुस्तकालय की बात हमने की, अब तीसरी एक चीज़ है पुस्तक संस्कृति, मतलब लोगों तक पुस्तकों को कैसे पहुंचाएं और कैसे इस बात को बढ़ावा दें कि लोगों तक किताबें पहुंचें। तो इस बात में मैं देख रहा हूं कि इस बीच उत्तराखंड में किताब कौथिक नाम से बहुत आयोजन हो रहे हैं, और जिसमें हेमपंत और उनकी पूरी टीम लगी हुई है, अलग अलग जगहों पर किताब कौथिक कर रहे हैं। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा प्रकाशन है, समय साक्ष्य प्रकाशन, वो भी लगातार पूरे प्रदेश में पुस्तक मेले आयोजित कर रहा है। उसके अलावा धाद संस्था है जिन्होंने एक नई किस्म का अभियान शुरू किया है, तो वो स्कूलों में अपने पुस्तक कोना नाम से एक कोना स्थापित कर रहे हैं। वहाँ पर जो है बच्चों के लिए खुले रूप से किताबें उपलब्ध हैं, बच्चे उसको पढ़ सकते हैं और अपने साथ ले जा सकते हैं। तो उनियाल जी, मुझे ये बताइए कि ये किस तरह का अभियान है जो आपके द्वारा चलाया जा रहा है स्कूलों में, और उससे किस तरह का लाभ हो रहा है? धाद ने एक सामाजिक संस्था होने के नाते समाज में जो कुछ समस्याएं, जैसे कि सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हो गया कि उसमें केवल एक वही वर्ग रह गया है कि जिसके पास कोई साधन नहीं है, और वहाँ पर उन बच्चों को एक अच्छा साहित्य दिलाना एक चैलेंज बन गया है। तो हमने उसके लिए एक कार्यक्रम डिज़ाइन किया जिसमें कि जिसको हमने नाम दिया एक कोना कक्षा का, और इसमें हमने बच्चों की अभिरुचि की बाल साहित्य की किताबें भेजनी शुरू की ताकि बच्चों में पढ़ने की आदत बने। क्योंकि रीडिंग हैबिट धीरे धीरे, जैसे कि अभी जोशी जी ने भी कहा, बेंजाल जी ने भी कहा कि डिजिटल मीडिया की वजह से किताबें पढ़ने की जो आदत है वो कम होती जा रही है, और किताबें जो है मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं, सबसे बड़ी मार्गदर्शक होती हैं। तो बिना किताबों को पढ़े हुए भी काम नहीं चल सकता। हालांकि आजकल जैसे बेंजाल जी ने कहा कि कमी नहीं हुई, पाठकों में कमी नहीं हुई, पाठक तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन मीडिया चेंज हो रहा है, थोड़ा फॉर्मेट बदल गया उसका। हाँ, फॉर्मेट बदल गया। तो हमने क्या किया कि हमने एक कोना कक्षा का के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया, और हमने ये 2018 में शुरू किया था, जिसमें कि हमने 28 विद्यालयों से इसको शुरू किया था। जी। तो उसमें हमने बच्चों के लिए कुछ बाल साहित्य का चयन किया, और बाल पत्रिकाएं, उत्तराखंड में खासकर क्या था कि पर्वतीय क्षेत्रों में ये बाल पत्रिकाएं तो पहुँचना कहीं संभव था ही नहीं, और नहीं मिल पाती थी, और हर आदमी इनको अफोर्ड भी नहीं कर पाता था। तो हमने इनको भेजने का एक कार्यक्रम बनाया, और हमने एक छोटा सा, दूसरा हमने क्या किया कि इसको हमने समाज से जोड़ा। हमने ये नहीं किया कि हम कहीं से पैसा इकट्ठा करके और स्कूलों में भेज दें, हमने समाज के एक एक व्यक्ति को आवाज़ दी। धात का जैसे अर्थ होता है कि धैर्य लगाना, तो हमने ऐसे ही इस कार्यक्रम के लिए भी समाज में अपनी धैर्य दी, और उस धैर्य का परिणाम हुआ, और आज हम पूरे उत्तराखंड में हर जिले में हम पहुंच चुके हैं, और 700 से अधिक कोने हम इस तरह के स्थापित कर चुके हैं। तो जोशी जी, एक नया कल्चर इस समय उत्तराखंड में विकसित हो रहा है, पुस्तकों के मेले बड़ी संख्या में लग रहे हैं, और आप स्वयं एक पुस्तक मेले में बतौर वक्ता मौजूद रह चुके हैं टनकपुर में। तो मुझे बताइए कि इस तरह के मेले कितने सार्थक होते हैं किताबों के प्रचार प्रसार में, और पाठकों को जोड़ने में कितने सफल होते हैं? निश्चित रूप से किताब कौथिक जो टनकपुर में दिसंबर 2022 में हुआ था, वो मेरी ज़िंदगी का भी एक अनूठा अनुभव था। और उत्तराखंड के इतिहास की भी हम बात करें तो उत्तराखंड के इतिहास में भी ये ऐतिहासिक प्रयोग है, एक अनूठा प्रयोग है, क्योंकि किताबें जो हैं वो ज़्यादातर एक संभ्रांत वर्ग से संबंधित मानी जाती थी, और कौथिक जो है वो ग्रामीण परिवेश के देहाती इलाकों से संबंधित शब्द था। इसका जो फ्यूजन किया गया, जिसके भी दिमाग में ये आया, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौथिक और वो भी किताबों का। तो बहुत सारे, क्योंकि कौथिक का मतलब ही ये होता है कि गांव की महिलाओं को, लोगों को, ग्रामीण लोगों को वो सारी चीज़ें कौथिक में उपलब्ध होती हैं जो रूटीन में उनको नहीं मिल पाती हैं। तो किताबें भी ऐसी ही ग्रामीण इलाकों की बात करें या छोटे कस्बों की बात करें, तो किताबें भी एक ऐसी लग्जरी हो जाती हैं कि अच्छे प्रकाशक उनको देखने दुर्लभ होते हैं। छोटे कस्बों में अच्छी किताबें देखना दुर्लभ होती हैं, तो अगर वो एक सजे धजे मंच पे एक साथ उपलब्ध हों तो अपने आप में ही वो कौथिक है। और ये किताब कौथिक कितना सफल रहा
ये समाचार पत्र और जो भी रिपोर्टिंग हुई है वो सब से हम लोग समझ सकते हैं। और इससे बड़ा क्या इसका प्रमाण हम दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः स्फूर्त किताब कौथी के टनकपुर में उन्होंने प्रतिभाग किया और इसको पूरे प्रदेश स्तर पे इसको इस फॉर्मेट में लागू करने का प्रयास किया। और उसी का नतीजा है कि अभी हाल में बैजनाथ में भी किताब कौथी उसी तर्ज पे संपन्न हुआ और चंपावत में भी तैयारी हो रही है। और निश्चित रूप से बाकी जनपदों में, बाकी छोटे छोटे कस्बों में ये आयोजन होगा। तो ग्रामीण लोगों के लिए और ग्रामीण बच्चे जो कि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं लेकिन उनके संसाधन उनको अनुमति नहीं देते हैं, उनके लिए ये एक अद्भुत प्रयोग है जो बहुत ही सफल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम वापस बेंजवाल जी के पास जाते हैं। सर मुझे बताइए कि एक कड़ी ये भी जुड़ती है कहीं कि देवेंद्र जोशी जी एक शख्स हैं, उन्होंने मतलब जैसे हमारे आंचलिक साहित्य के प्रचार में बहुत भूमिका अदा की है, तो वो उनके साथ का या इस तरह के अन्य लोगों के साथ का अनुभव आपका किस तरह का रहा है? मतलब वो कौन लोग रहे हैं जो शुरुआत में इस तरह के छोटे छोटे आयोजनों में मतलब किताबों का स्टॉल लगाते रहे हैं? अच्छा सवाल किया भट्ट जी। शुरुआती दौर में लगभग आज से 30 साल पहले 35 साल पहले आदरणीय वी मोहन नेगी जी जो स्वर्गीय हो गए हैं, वो क्या करते थे कि जो हमारा लोक भाषा का जो साहित्य है उसकी प्रदर्शनी लगाते थे और अगर उनके पास ज़्यादा प्रतियां हैं तो उनको बेचते भी थे। तो काफ़ी लोग देखने आते थे, वो चित्रकार थे तो उनके कविता पोस्टर भी लगे होते थे और किताबों की प्रदर्शनी भी होती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसी से मुझे लगता है कि देवेंद्र जोशी जी ने प्रेरणा ली और जो ये है गढ़वाल का जो वो लगता है परेड ग्राउंड में लगता था या जहाँ जहाँ गढ़वाल सभा गढ़वाल सभा का जो कौथिक होता था उसमें देवेंद्र जोशी जी ने, और उसके अलावा जहाँ जहाँ मेले लगते थे देहरादून और उसके आसपास, तो देवेंद्र जोशी जी ने ये कार्य किया। और उसके बाद वो सारा कार्यभार तो आप संभाल रहे हैं आज। वो आपने वो लोग तो सिर्फ देहरादून या जो गोपेश्वर चमोली गए, तो आप पूरे उत्तराखंड में ये काम कर रहे हैं और ये अनुभव आपको ज़्यादा होगा कि उनसे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। कभी कभी ये भी होता है कि जितना भाड़ा हमको उन किताबों को ले जाने लाने का होता है तो उतना भाड़ा तक भी नहीं मिल पाता है, परंतु फिर भी आप लगे हैं। और आप ही ने जो है अभी जब वो क्या था लिटरेचर फेस्टिवल आपने किसी के अपने संस्था के माध्यम से और ये करवाए हैं, इससे पूरा उत्तराखंड क्या पूरा देश के साहित्यकार जुड़े हैं। आप इसके बारे में ज़्यादा अनुभव रखते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछूंगा कि मुझे लगता है कि जो आज लेखक हैं, जो लिखने वाले हैं, जो किताबें लिखते हैं, छापते हैं, तो उनको थोड़ा प्रकाशन की जानकारी भी होनी चाहिए, मुझे ये लगता है। तो मैं आपसे भी एक थोड़ा सवाल करूंगा कि उनको आप क्या सलाह देंगे जो लेखक हैं कि वो प्रकाशन से पहले कहाँ टाइप करें, कैसे करें? थोड़ा आप भी इस पर अपना वर्जन रखें तो अच्छा लगेगा। सर इस पर मुझे दो बातें समझ में आई। हाँ। थोड़ा पीछे जाएं तो लेखक के पास एक टारगेट भी होना चाहिए कि उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब वो जिसके लिए लिख रहा है वो कौन लोग हैं, कौन इसको पढ़ेंगे, और दूसरा कौन इसको प्रकाशित करेगा और किस फॉर्मेट में ये प्रकाशित होगा। तो अगर वो चाहता है कि मैं इसको अच्छे से एडिट करूं और इसको ठीक से करूं तो उन्हें उसको सही फॉर्मेट में मुझे लगता है टाइप वाइप भी करना चाहिए अपने कंटेंट को। मतलब टारगेट ऑडियंस की बात तो हो गई कि कौन इसे पढ़ने वाला है, कौन इसका पाठक होगा, ये तो उनको पता होना ही चाहिए। उसके साथ साथ अगर वो स्वयं उसको बनाते हैं उसकी पांडुलिपि, तो उनको उसको सही फॉर्मेट में टाइप करना चाहिए ताकि वो उसमें करेक्शन कम आए, गलतियाँ कम हों, अक्षरों की गलतियाँ कम हों। मेन ये है कि फॉन्ट एक पहले सेलेक्ट कर लें कौन सा फॉन्ट, तो उनको सही फॉन्ट में और सही सॉफ्टवेयर में, माना पेज मेकर में उसको टाइप कराएंगे तो उनको ज़्यादा उसमें गलतियाँ नहीं होंगी। तो इस तरह की बातों की भी लेखक को सावधानी रखनी चाहिए मतलब। और अगर वो इंटरनेट पर लिख रहे हैं तो उनको खुद से पहले एडिट करने के बजाय उसको पहले किताब को डिज़ाइन कर लेना चाहिए, बाद में एडिट करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी तकनीकी बारीकियां हैं। अगर इस पर भी कोई लेखक अगर ज़्यादा सुरुचिपूर्ण ढंग से, ज़्यादा रुचि लेकर जानकारी प्राप्त करके काम करेंगे तो मुझे लगता है एडिटिंग आसान हो जाएगी, उनके लिए करेक्शन लगाना, ये सब करना भी आसान होगा। लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लेखक को ऑडियंस का पता होना चाहिए कि मैं किन के लिए लिख रहा हूँ, जी। तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। जी
अब आगे जब तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो उनियाल जी, जैसे कि अभी आप अपने अभियान के बारे में बता रहे थे कि वो अभियान चल रहा है, गांव-गांव में, स्कूलों में आप किताबें रख रहे हैं, तो उससे बच्चे किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। और वो बच्चे उससे जुड़ रहे हैं तो इस बात की जानकारी आपको किस तरह से मिलती है, इसका जो फीडबैक है वो कैसे मिलता है, और भविष्य की क्या योजनाएं हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया भट्ट जी आपने। इसमें देखिए, हमें सबसे बड़ा सहयोग तो शिक्षकों से मिल रहा है। जी जी। और इस कार्यक्रम की जो भागीदारी है उसमें शिक्षकों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और आज हमारे पास शिक्षकों के आवेदन स्वयं आते हैं, क्योंकि वो जब किसी विद्यालय में देखते हैं कि इस तरह की किताबें आई हुई तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए भेजिए। तो हमारे पास इस तरह की रिक्वेस्ट रोज़ आ रही हैं। और हमारा टारगेट अब आगे तो ये है कि हम पूरे उत्तराखंड के हर स्कूल तक पहुँचें। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता ये होती है कि हम समाज के एक व्यक्ति को उस स्कूल से जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम क्या है कि समाज का भी रुझान स्कूलों की तरफ करते हैं, ताकि सार्वजनिक शिक्षा में जो समाज की एक क्या कहते हैं उदासीनता सी रही है उसको भी ख़त्म किया जाए। और इसमें हमारे साथ में आम आदमी से लेकर के विशिष्ट लोग तक जुड़ रहे हैं। और इस वक्त जो हमारे 700 कोने की जो मैंने बात की, तो 700 लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से स्कूलों से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है। दूसरा क्या है कि एक तो ये हो गया, क्योंकि उससे टीचर भी प्रभावित हैं, शिक्षक भी प्रभावित हैं कि हाँ ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हैं। दूसरा क्या है कि हमारा उसमें ये वो नहीं है, बाध्यता नहीं है कि आपको किताबें बिल्कुल संभाल के रखनी है। हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें। अगर वो पढ़ने में किताबें फटती भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उनसे कोई दोबारा ऐसा कोई फीडबैक नहीं मांगते कि आपकी कितनी बची हैं, क्योंकि हमने तो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजी हैं, तो बच्चे पढ़ेंगे। दूसरा क्या है कि हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम बीच में एक अभियान चलाते हैं, एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कि हम बच्चों को बोलते हैं कि आप उनके नाम पे एक चिट्ठी लिखिए जिन्होंने कि आपको किताबें डोनेट की हैं। सपोज़ आपने की हैं, तो जहाँ पर आपने किताबें दी हैं, तो हम वहाँ के स्कूल के बच्चों को बोलते हैं कि आप प्रवीण भट्ट जी के नाम पे एक चिट्ठी लिखिए कि आपको ये किताबें कैसी लगी, आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी और उस किताब में आपको क्या अच्छा लगा। और इन चिट्ठियों की हमारे पास बहुत तादाद में चिट्ठियाँ आती हैं और बच्चे बहुत अच्छी बहुत प्यारी बहुत भावनात्मक चिट्ठियाँ लिखते हैं। और उन चिट्ठियों में से फिर हम पुरस्कार वितरण भी करते हैं, सारे पूरे प्रदेश लेवल पे इकट्ठी करके उनमें से फिर हम उन चिट्ठियों को छांट करके, उनमें से जैसे हमारे पास 1000 चिट्ठियाँ हैं तो हम 100 चिट्ठियों को छांट करके सबसे श्रेष्ठ जो 100 चिट्ठियाँ होती हैं उनको पुरस्कार वितरण भी करते हैं। सच बात है। तो इस तरह से संवेदनाएं जगाने का काम कर रहे हैं, ताकि एक तरह से सही दिशा देने का भी काम करती हैं। बच्चे भविष्य बनाने में भी उनकी सहायता हो और उनको अच्छा साहित्य मिलेगा तो एक अच्छे नागरिक भी बनेंगे। जी बिल्कुल। तो इस तरह से हमारा ये प्रयास है कि हम इसको। तो इसी कड़ी में मैं एक और युवाओं की संस्था का जिक्र करना चाहूँगा जिसका नाम है आरंभ, जो कि पिथौरागढ़ से संचालित होती है। और वो चूँकि एक युवाओं की संस्था है, विद्यार्थी हैं सारे लोग, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि किताबों का बहुत बड़ा स्टॉक अपने पास इकट्ठा कर लिया है। वो सभी प्रकाशकों से किताबें बाकायदा पेमेंट करके खरीदते हैं और उसको स्टॉल के रूप में लगाते हैं। तो अभी पिथौरागढ़ ही नहीं बल्कि धारचूला और मुंशियारी और बागेश्वर और हल्द्वानी और प्रदेश में बहुत सारे कुमाऊं अंचल के बहुत सारी जगहों पर उन्होंने बुक स्टॉल लगाए हैं और अच्छे बड़े स्टॉल लगाए हैं। और उसके साथ साथ वो जो है हर हफ्ते पिथौरागढ़ में बुक डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो उनके साथ लगभग मैं समझता हूँ कि 50 से ज़्यादा युवा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और वो हर बार कोई किताब पढ़ के आते हैं और नई नई किताबें उन पर डिस्कशन करते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छा माहौल वहाँ पर बनाया हुआ है किताबों को लेकर। और इसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर एक जगह ली हुई है किराए पर, जहाँ पर वो किताबों का स्टॉक रखते हैं और वहाँ पर वो दिन भर वो जगह खुली रहती है। वहाँ पर लोग आते हैं, किताबें लेते हैं, डिस्कशन करते हैं। और एक तरह से और उन बच्चों में से बहुत सारे बच्चे इसमें UGC नेट पास कर चुके हैं, कई PhD कर रहे हैं। तो जब हम किताबों का कल्चर बनाते हैं, पढ़ने लिखने की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, तो उसके परिणाम हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं इमीडिएट। तो अब मैं जोशी जी के पास जाऊंगा। जोशी जी, मुझे बताइए कि स्कूलों में जो पुस्तकालय हैं इस समय खुले हुए हैं या बने हुए हैं, उनको लेकर किस तरह के प्रयोग हो रहे हैं और जो हमारे शिक्षक साथी हैं, कई लोग हैं, तो वहाँ पर किस तरह का उनका उपयोग होता है और किस तरह की गतिविधियाँ वहाँ पर रहती हैं? निश्चित रूप से महत्वपूर्ण विषय है और ख़ासकर मुझसे संबंधित है। स्कूलों की लाइब्रेरीज़ की बात की जाए तो बहुत समृद्ध हो गई हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से बहुत फंडिंग हो रही है और पुस्तकालय इतने समृद्ध हो गए हैं कि एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ओवरबर्डन भी हो गया। कई बार ये हो रहा है कि जितने पुस्तकें हैं उतनी अलमारियाँ भी नहीं हैं, उतने रूम भी नहीं हैं और उनके सीलन से और नमी से बचाने के लिए कई कमरों में समुचित व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये खजाना तो बहुत समृद्ध है, खजाना भरा हुआ है किताबों का, ज्ञान का, लेकिन उस पाठकों में जो बच्चे हैं और जो ये खजाना है, इसके बीच में जो एक लिंक होना चाहिए जो प्रेरणा दे, प्रेरणा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है।
तो उसके थोड़ा सा कमी का मुझे अनुभव होता है। और इसका सॉल्यूशन भी मुझे ये लगता है कि हम कुछ किताबों की चर्चा मॉर्निंग असेंबली में करें, कक्षा में पढ़ाते हुए टीचर्स ने जिन किताबों से उन्हें प्रेरणा मिली है उनका जिक्र कक्षा में करें। तो और बच्चों को कहें कि आप खुद करें। गिजू भाई की मैं एक किताब में उनका एक हमेशा याद करता हूँ उसको, कि वो एक वकील के साथ रहे और वकील साहब से उन्होंने जब काम सीखा तो उन्हें लगा कि ये बड़े टिप्स देंगे, और वकील साहब एक ही बात कहते थे, यूज योर ब्रेन। उन्हें लगा कि इतनी दूर से मैं इनके पास सीखने आया और ये यूज योर ब्रेन कर रहे हैं, लेकिन यही सफलता का मंत्र भी है। हम बच्चों को ये कहें कि यूज योर ब्रेन, यूज योर लाइब्रेरी, गो टू लाइब्रेरी, तो उनको खजाना मिलेगा। बिल्कुल निश्चित ही ऐसा होगा। तब हम बेंजवाल सर के पास चलते हैं। तो सर मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर कि अभी जो है स्मार्ट सिटी के सहयोग से देहरादून में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी को नए सिरे से तैयार किया गया है, दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, जो पहले से ही काम कर रहा था, लेकिन अब एक बहुत बड़ा भव्य भवन जो है बन गया है देहरादून के बीचों बीच। तो परेड ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक है वो जगह, तो लैंसडाउन चौक पर। तो सर आपका क्या अनुभव है, जैसे माना दून लाइब्रेरी जैसे बड़े संस्थान जब स्थापित होते हैं वहाँ पर मैं देखता हूँ प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे जो है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो रहते हैं, और अन्य भी शहर के बहुत सारे पाठक वहाँ आते हैं। तो इस तरह की नए नए भवन, नई नई पुस्तकालय जो बन रहे हैं जिनका जीर्णोद्धार होता है, तो उनसे क्या संभावनाएं आप देखते हैं? भटजी, देहरादून के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है दून पुस्तकालय एवं रिसर्च सेंटर। जोशी जी ने इसे शुरू किया था, वीसी रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के, और उनके बहुत एक सपना था, उस सपना उनके जीते जी साकार हुआ है। और वहाँ 700-800 पाठक पर डे आते हैं, 700-800, और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो बच्चे तो 400-500 बच्चे ऐसे हैं वो दिन भर वहीं बैठे रहते हैं। और पहले बहुत स्पेस की बहुत कमी थी, आज हमारे पास स्पेस हो गया है। और उसको जो सबसे बड़ी बात है वो बिल्डिंग बनाने में जो हमारे आईएएस से एन रविशंकर साहब हैं, एसके दास हैं, जो उस समय नपलचाल साहब हैं, तो इन लोगों ने बड़ा वो किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने काफ़ी पैसा इसमें लगभग 75% फंडिंग की है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। और आज हमारे सामने वो एक भव्य पुस्तकालय है। हमारे कई कार्यक्रम, अभी एक हॉल बना हुआ है वहाँ हो रहे हैं। हम उसमें एक संग्रहालय भी जोड़ा गया है। संग्रहालय बन रहा है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि एक बाल पुस्तकालय अलग बना हुआ है, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अलग है। और सिर्फ उनके एक ही है कि वो स्वैच्छिक संस्था का पुस्तकालय है, और वहाँ जो एम्प्लॉई हैं उनके वेतन में जो है वो एक कॉर्पोरस फंड होता है, उसके ब्याज पे मिलता है। ब्याज जब कम होता है तो उनके वेतन भी कम हो जाते हैं। पहले तो आज से 5-7 साल पहले उनका वेतन ज़्यादा था और आज कम हो गया है। तो एक उनके लिए अगर फंडिंग ज़्यादा हो तो उनको वेतन ठीक ठाक मिल सकता है, ये प्रॉब्लम है। और ये हमारे देहरादून क्या पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है कि वो है। एक चीज़ और जोड़ूंगा कि वो ग्राम पुस्तकालय योजना, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में ग्राम पुस्तकालय योजना अच्छी और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसका उदाहरण है केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र, आपको भी पता है, आपने भी वहाँ पुस्तकें भेजी होंगी। तो वहाँ 178 ग्राम सभाएं हैं, वहाँ पुस्तकालय खुले हुए हैं, ग्राम प्रधान के अधीन है। और मैं 10-12 गाँव में गया हूँ, क्योंकि हमारा केदारनाथ विधानसभा में पड़ता है घर। तो उन गाँवों में वो जो गांव की महिलाएं हैं, जो गांव के बच्चे हैं, जो गांव के पुरुष हैं, जो गांव में हैं, वो पढ़ रहे हैं। क्योंकि वहाँ स्कूल लाइब्रेरी में क्या होता है कि अध्यापक के चार्ज में होते हैं, और वो चाहता है कि लोग पढ़ें नहीं, देखें नहीं, क्योंकि उसे कल वो चार्ज में देनी है। ग्राम प्रधान के यहाँ ये नहीं है, और वहाँ मैं देख रहा हूँ कि वो पढ़ते हैं, उससे उनको पढ़ने की एक रुचि भी पैदा हो रही है और ज्ञान प्राप्ति भी हो रही है। और ये अगर यही कॉन्सेप्ट पूरे उत्तराखंड में हो तो बहुत अच्छा। निश्चित रूप से उस विचार के साथ मैं भी शुरू से जुड़ा रहा हूँ, और हमने कुछ पुस्तकें भी वहाँ निश्चित रूप से लगाई हैं, तो वो एक शानदार विचार है। तो हम अब उनियाल जी के पास वापस चलते हैं। तो सर मुझे बताइए कि जो आप लोग अभियान चला रहे हैं कोना कक्षा का, तो इस अभियान का भविष्य आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि पलायन एक बड़ी चिंता है और सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या निरंतर घट रही है और कई बंदी की कगार पर हैं। तो ऐसे में नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने भी देखा है कि जब हम विद्यालयों से उनकी डिटेल्स मांगते हैं, तो जैसे प्राथमिक में खासकर कहीं पे 4 बच्चे हैं, कहीं 6 बच्चे हैं, ये स्थिति आ गई है। और लेकिन हमने ये सोचा कि देखिए उन 4 बच्चों का तो कोई दोष नहीं है, या उन 6 बच्चों का तो कोई दोष नहीं है। पलायन के जिम्मेदार तो हम लोग भी खुद हैं,
और हम उनको भी कवर करते हैं। हम उसमें ये नहीं करते भेदभाव कि यहाँ पे 4 ही बच्चे हैं, ठीक है वो 4 बच्चे हैं, उनको भी पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो हम उनको भी कवर करते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है, भविष्य में हमारा प्लान ये है कि हम उत्तराखंड के हर स्कूल तक पहुँचें और हर स्कूल से समाज का एक व्यक्ति जुड़े। देखिए समाज का जब व्यक्ति जुड़ता है तो बहुत से लोग ऐसे थे कि जो अपने गांव का नाम भी भूल गए थे, लेकिन जब हमने ये कार्यक्रम चलाया तो उन्होंने अपने गांव का नाम ढूंढ करके हमें दिया और हमने उनके गांव में उनके नाम से कोना स्थापित किया, तो वो अपने गांव से भी जुड़े। तो ये एक तरह से रिवर्स पलायन की दिशा में भी मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो क्योंकि जब आदमी अपने गांव से जुड़ता है तो फिर उसके बारे में छानबीन भी करता है, पूछता भी है, तो इस तरह से हमने इसको मतलब एक ही काम से हमने कई तरह से इसको हमने कई तरह के लोगों को इससे जोड़ करके और उसमें उपलब्धि हासिल करने की कोशिश की है। अब देखते हैं भविष्य में क्या इसका रिजल्ट आता है, लेकिन बहुत लोग हैं जो कि बहुत खुश होते हैं अपने गाँव से जुड़ के, जिनको कि पता भी नहीं था इस तरह से। और हमने मेरे गाँव का स्कूल कॉन्सेप्ट एक बीच में इसमें डाला था, तो उससे बहुत लोग जुड़े, अपने अपने गाँव के लिए बहुत लोग जुड़े। तो चलते चलते एक आखिरी टिप्पणी में बेंजवाल सर से पूछूंगा कि आप किस रूप में देखते हैं इन सब चीज़ों का भविष्य, पुस्तकालयों का भविष्य, क्योंकि अब चुनौती है, मतलब ई कंटेंट की भी चुनौती है और बहुत सारी अवेलेबिलिटी की भी है कि भाई सब आपको घर पर मोबाइल में मिल जा रहा है तो आप क्यों करेंगे। तो इन सब के बीच में आप क्या देखते हैं, पुस्तकालयों का भविष्य कैसा है? पुस्तकालय में मैं मानूँ पूरे देश में, हमारे देश में अपडेट नहीं कर पा रहे हैं पुस्तकालयों को, और पुस्तकालय समय के अनुसार जिसने अपने को अपडेट नहीं किया तो वो पीछे रह जाता है। यही दशा हमारे देश में पुस्तकालयों की है। कुछ पुस्तकालय हैं जो रिसर्च के पुस्तकालय हैं, पर ख़ास तौर पर जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, उनमें ये प्रयोग नहीं हो रहे हैं कि हम ई बुक्स लाएँ, ऑडियो बुक हो गई, विजुअल बुक्स हो गई, या जो डिजिटल बुक हैं उनको नहीं ला पा रहे हैं। और हम अभी वही उस पे फंडे पे चल रहे हैं कि हमारी किताबें हैं ये, हालांकि उनके पाठक भी हैं, परंतु पाठकों का पढ़ने का स्वरूप बदल गया है, तो थोड़ा अपडेट करना होगा पुस्तकालयों। तो इसी पर एक टिप्पणी में जोशी जी से भी चाहूँगा कि जोशी जी अब भविष्य में आप किस रूप में देखेंगे किताबों को? क्या किताबें इसी रूप में बनी रहेंगी हमारे हाथ में, या फिर हम मोबाइल पर ऐसी डिजिटल किताबों को देखेंगे जो आवाज़ भी निकालेंगी, वीडियो भी होगा, ऊपर से एक प्रस्तोता उसकी किताब को पढ़ भी रहा होगा, या क्या मतलब किस रूप में हम देखें? निश्चित रूप से अपने कुछ किताबों के लेखन के जरिए के दौरान मैंने कुछ जो कमियां महसूस करी हैं और जिनकी ज़रूरत महसूस करी, वो ये है कि जैसे हमें कुछ मैगजीन्स के कलेक्शन के हमें उनको चाहिए होता है डिजिटल फॉर्म में कि सर्च करने में सुविधा हो, उसका अभाव है। माना हम चाहें कि युगवाणी के सारे एडिशन हमें पिछले 10 साल के वो मिले डिजिटल, तो उसका अभाव है। तो ये चीज़ें हों इस, और हमारे लोग कुछ आ गए हैं। कुमाऊँ में एक प्रयोग हमने देखा था, कुमाऊँ की जो ऐतिहासिक किताबें हैं उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है और सारी उसके ई फॉर्म में, तो बहुत ही सुविधाजनक हो गई, कुमाऊनी आर्काइव के नाम से। तो गढ़वाल में उसकी बहुत गुंजाइश है, यहाँ पे वो हो, और अन्य क्षेत्रों में जैसे एजुकेशनल बुक्स का एजुकेशनल आर्काइव हो और कल्चर का कल्चरल आर्काइव हो, तो शोधकर्ताओं को और पाठकों को बहुत सुविधा रहेगी और बहुत सारा समय बच सकेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, आप लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए, अनुभव कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया। इसी के साथ हमारा आज का अनुभव कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। फिर किसी नए कार्यक्रम के साथ भविष्य में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।